नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के नतीजे भाजपा को ये सोचने पे मजबूर कर दिए कि आखिर भाजपा की गलती कहाँ हुई, कहाँ चूक हुई। जो 4 बड़े राज्य जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही थी, उसी राज्य में भाजपा को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और बंगाल की बात करें तो बंगाल में एक बार फिर से ममता बनर्जी भाजपा पे भारी पड़ी है। तो इन तमाम चीजों को लेकर सभी लोग मंथन कर रहे हैं। इसी चीज पर बात करने के लिए हम भी पहुंचे हैं। इस वक्त हमारे साथ आनंद जी मौजूद हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। हम इनसे तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे कि आखिर जिस अहंकार के साथ और दावा कर रही थी भाजपा की 400 पार, एनडीए 400 पार, उसको लेकर, लेकिन 300 का आंकड़ा भी क्रॉस नहीं कर पाई भाजपा। तो तमाम लोग इस चीज पे बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले भी हम आपसे मिले, आपसे आपका ओपिनियन लेने आए थे। इस वक्त हम ये जानना चाहते हैं कि नतीजों को आप कैसे देख रहे हैं। ये पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत नमस्कार। देखिए, कुछ चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। आपने जैसा कहा कि ठीक है, 400 पार का जो नारा दिया गया था वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पॉलिटिकल नारा हो सकता है, या कहें अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने के लिए एक छोड़ा गया नारा था, और उस पे भाजपा सफल नहीं हो पाई। और जो भी हो, आंकड़ा लगभग आज अभी तक जो इंफॉर्मेशन है कि कुछ इंडिपेंडेंट के सपोर्ट के साथ 300 का आंकड़ा एनडीए पार कर चुकी है। परंतु हाँ, जो 400 पार जो कहा गया था उसमें पाने में जरूर फेल हुए हैं। उसकी समीक्षा अपने हिसाब से दलगत तरीके से जो राजनीतिक लोग हैं उनको करनी चाहिए। और जहाँ तक रहा हम लोगों का बात, हम लोग साधारण लोग हैं, समाज में उठते बैठते हैं तो बहुत कुछ चीज़ें सुनने को मिलती हैं, जिसमें एक सबसे प्रमुख रीज़न ये रहा कि कहीं न कहीं एक वोट बैंक के रूप में जो विपक्ष जिस एक समुदाय विशेष को इस्तेमाल करता है, उनका एकत्रित होना, और कहीं न कहीं भाजपा के कुछ नेताओं का अहंकार जो रहा, उसके चलते ये जो 400 पार का नारा था वो कहीं ना कहीं फेल हुआ। कुछ योजनाओं को लेकर भी आपको लग रहा है कि कुछ योजनाएं ऐसी आई जिसकी वजह से लोगों में बहुत नाराजगी थी, और जैसे कि चुनाव के तुरंत पहले सीए का आना, फिर अग्निवीर योजना को लेकर भी बहुत सारे युवाओं में नाराजगी बताई जा रही है, और कई ऐसे महिला पहलवानों को भी लेकर उनकी जो मांग थी उसको इग्नोर करना, उसे नजरअंदाज करना, ये भी कहीं ना कहीं भारी पड़ा है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं, किस तरह से सुधार लाना चाहिए और कहाँ कहाँ चूक हुई है? खास करके बंगाल की बात करें तो जहाँ 30 के पार पाने की उम्मीद लगाई जा रही थी, वहां पे वो जो जीती हुई सीट थी उसको भी गवा चुकी है। देखिए, ये चीज कुछ योजनाओं की जो बात कर रही हैं आप, तो जैसे मैंने पहले स्टेटमेंट कहा कि एक समुदाय विशेष को जिस तरीके से एक नैरेटिव बनाया गया, तो सीए का ही नैरेटिव था कि सीए आएगा और उनके ऊपर अत्याचार चालू हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद एनआरसी का लोग बात करने लगे थे। तो उसका था कि एक धर्म विशेष के लोग उसमें एकत्रित होने लगे। और दूसरा जहां तक रहा, देखिए, हाँ, अग्निवीर के बारे में बोला जा सकता है, और सरकार को आगे सोचते हुए, जैसे किसान आंदोलन में बहुत सारे विशेषज्ञों ने या कहें खुद किसान नेताओं ने भी जो किसान बिल आया, फार्मर्स बिल आया था, उसका समर्थन भी किया था और वो दूरगामी परिणाम देने वाला था। परंतु किसानों के आंदोलन से विवश होकर गवर्नमेंट को बिल वापस लेना पड़ा। तो मुझे लगता है कि जब अग्निवीर को लेकर इतना भ्रम फैलाया जा चुका है पूरे देश में, और युवाओं का कहीं ना कहीं रोष उसके प्रति है, और खासकर देखिए जहां रिजल्ट बिगड़ा है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ये कुछ ऐसे राज्य हैं चुनिंदा जहां पे जो नौजवान हैं वो सेना में बहुत ज्यादा भर्ती होते हैं। तो उस जगह पे इसका असर तो पड़ा है। तो अगर सरकार को लगता है कि इस चीज से है, तो मेरे हिसाब से अग्निवीर को रिवोक कर देना चाहिए। और पश्चिम बंगाल की जो आप बात कर रही हैं, तो एक साधारण कार्यकर्ता या बोले साधारण नागरिक के नाते जो मैं देख पाता हूं, या मैंने जो देखा है, या कहें तो हम लोग जो पढ़ते हैं समझते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी यहाँ पर बहुत बड़ी एक गलती जो मुझे दिखती है वो ये लगी कि जो व्यक्ति आपको
0 से 18 सांसद दिया, और जो व्यक्ति आपको विधानसभा में 77 एमएलए जितवा के दे दिया, उसको इस इलेक्शन में पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। मैं सीधे तौर पे कहूं तो मैं दिलीप घोष की बात कर रहा हूं। बाहर से आए हुए शुभेंदु अधिकारी को पार्टी ने बहुत ज्यादा अहमियत दी, जिसके चलते पुराने कार्यकर्ताओं में कुछ रोष भी था, और पुराने कार्यकर्ताओं में यह रोष ही साबित हुआ कि यहाँ पे सीटें कम हुई। पर देखिए, सोचने की बात है कि जो वोट परसेंटेज है, हम नेशन वाइड भी देखें, वेस्ट बंगाल में भी देखें, वोट परसेंटेज में भाजपा का गिरावट आज भी नहीं है। मामूली 19-20 हो सकता है, लेकिन वोट परसेंटेज आज भी वही है जो 2019 और 2021 के चुनाव में रहा है। पर कार्यकर्ताओं का कुछ असंतोष, जो पुराने कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई है, वो मुझे लगता है बंगाल में इसका असर पड़ा है। बंगाल में एक चीज ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से सीटों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जैसे कि दिलीप घोष मिदनीपुर से सांसद थे, उनका कहीं और से उनको टिकट दे दिया गया। एसएस आलूवालिया जी, उनका भी कहीं और से टिकट दिया गया। ये भी कहीं ना कहीं असर किया है, क्या आपको लगता है? जरूर जरूर, मैं वही बात बोल रहा था ना, जो किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति को तवज्जो देने के चक्कर में मिदनापुर से जीते हुए सांसद दिलीप घोष से उनको बर्दवान दुर्गापुर में दिया गया, ऐसे सालीवालिया को बर्दवान दुर्गापुर से शिफ्ट करके आसनसोल में दिया गया। और कहीं ना कहीं देखिए, जो व्यक्ति 5 वर्षों तक जिस अपने संसदीय क्षेत्र में काम करता है, वहां पे वो जमीन तैयार करता है, और अचानक उसको कहीं नए जगह पे भेज दीजिए, या तो टिकट पूरा काट दीजिए। अगर आप नए जगह भेज तो उनको समय देना पड़ेगा, क्योंकि वो पूरे वहां के जो व्यवस्था है उसको समझने, उसको इम्प्लीमेंट करने में समय लगता है। तो कहीं ना कहीं ये भी चूक हुई है, सांगठनिक रूप से ये चूक है, जिसपे अगर भाजपा को आगे अच्छा प्रदर्शन करना है तो इसे विचार जरूर करना पड़ेगा और अपने भूलों को सुधार करना पड़ेगा। मोदी जी प्रधानमंत्री तो बन गए, एनडीए की सरकार केंद्र में बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो मजबूत नजर आ रही है लोगों के बीच में। कांग्रेस की छवि जो राहुल गांधी की छवि की बात करें तो पप्पू की छवि थी उनकी, अब वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे वो देखे जा रहे हैं। क्या लगता है, इस नतीजे के बाद अगली बार कड़ी टक्कर दे सकते हैं क्या राहुल गांधी? देखिए, जहां तक मेरी समझ है, राजनीतिक व्यक्ति मैं हूं नहीं, और पर जितना मैं समझता हूं, पूरा विपक्ष एकजुट होकर अपनी पूरी लड़ाई, या कहें जो एक कहा जाता है कि अपना सब कुछ इन्होंने झोंक दिया था, अगर उसके बावजूद अगर ये सफल नहीं हो पाया रोकने को, तो मुझे नहीं लगता कि 5 वर्ष की अगर पूरी सरकार चल गई एनडीए की, तो शायद ये विपक्ष बचा भी रहे, इसमें बहुत शंका है। और जहां तक रहा राहुल गांधी की बात, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है राहुल गांधी राजनीति के लिए नहीं बने हैं, उन्हें झूठ मूठ का राजनीति में रखा गया है। लोग तो काफी उम्मीद लगा रहे हैं राहुल गांधी से। नहीं, राहुल गांधी से उम्मीदें नहीं थी, उम्मीदें उस 1 लाख रुपए से थी जो उन्होंने वादा किया था कि मैं जीतूंगा तो हर महीने 8,500 रुपए। बिल्कुल, अभी बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने सांसद के पास पहुंच रही है कि हमने आपको जिताया है, अब हमें वो गारंटी कार्ड लेकर पहुंच रही है कि 1 लाख रुपए चाहिए। क्या कहेंगे, क्योंकि तमाम विपक्षी दल के नेता कहीं ना कहीं फ्री की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं वो वोट को अट्रैक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन इसका भविष्य तो अच्छा नहीं है, क्योंकि कब तक फ्री मिलेगा? फ्री से अच्छा है बाकी चीजों पे, विकास पे, ग्रोथ पे ध्यान दिया जाना चाहिए, जो कि मोदी जी शायद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिरकार नतीजे यही निकल के आते हैं कि लोग फ्री की चीजों में अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश सिर्फ यही है कि अगर देश का विकास लेना है, मुझे अगर तत्काल अगर रिलीफ मुझे चाहिए तो मेरे लिए 8,500 रुपए बहुत है, लेकिन दूरगामी परिणाम अगर देखना है, मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन का भविष्य है, तो हमें देश का विकास करना होगा और देश के विकास के साथ खड़ा रहना होगा, चाहे वो मोदी करें या राहुल गांधी करें। अगर विपक्ष ऐसा एक ब्लूप्रिंट पेश करता, जैसा भाजपा ने कहा कि हम अपने तीसरे टर्म में भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, विपक्ष कहता है कि हम आएंगे तो हम भी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के ऊपर कदम बढ़ाएंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से बढ़ा, हम उसका जाल हाईवेज का और बढ़ाएंगे, रेलवेज का और निर्माण करेंगे। देखिए, ये चीज एक विकास करने का एक अलग होता, परंतु यहाँ पे विपक्ष का एक गलत नैरेटिव सेट करने का, उनका सिर्फ फोकस ये रह गया कि कैसे हमको एनडीए को या मोदी को रोक देना है, जिसके चलते कहीं ना कहीं देखिए बहुत हद तक वो सफल भी हुए हैं।
इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि 2014 और 2019 के चुनाव में नाम से एनडीए गवर्नमेंट थी, परंतु भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ खुद से थी, जिससे बहुत अहम फैसले गवर्नमेंट ले पाई है। मुझे नहीं लगता कि इस बार शायद ऐसे अहम फैसले जो देश के विकास में काम आए उसको लेने में सरकार को कहीं ना कहीं मुसीबत का सामना तो जरूर करना पड़ेगा। तो देश के भविष्य के लिए कभी कभी अपने खुद के स्वार्थ को पीछे रखना पड़ता है। तो मेरा यही कहना है कि लोगों को इस चीज को समझना होगा, कई लोग ये भी कह रहे हैं, की तरफ आगे बढ़ना होगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी में कहीं ना कहीं अहंकार आ गया था, वो मनमानी फैसले लिए जा रहे थे, अपने मतलब जो भी मन आ रहा था, जैसे कि बहुत सारे योजनाओं को लेकर वो चर्चा नहीं कर रहे थे, लोगों के बीच ला दे रहे थे योजनाओं को, तो इससे भी कहीं ना कहीं लोग नाराज थे। तो क्या लगता है इस बार जो लोगों ने एनडीए को रास्ता दिखाया है, भले ही प्रधानमंत्री तो मोदी जी बन गए, एनडीए की सरकार बन गई, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो फैसले लिए जाएंगे वो लोगों के हित में सोच कर लिए जाएंगे? देखिए, देखने का नजरिया होता है। एक ग्लास में पानी आधा है तो वो ग्लास आधा खाली है आधा भरा हुआ है, ये देखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पारिवारिक लोग हैं, घर चलाते हैं, अगर एक परिवार में 5 लोग हैं तो घर का मुखिया उन 5 लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाता है। यहाँ पर तो लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या हो चुकी है, तो एक व्यक्ति पूरे सबको संतुष्ट कर पाए ये इम्पॉसिबल है। और जहां तक रही योजनाओं की बात, वही बात है, कोई योजना किसी को पसंद आती है, किसी को नापसंद आती है। तो जैसे नापसंद के साथ जैसा एक आंदोलन हुआ फार्मर्स बिल को लेके, वापस हुआ, तो अगर ऐसा कोई रहता तो जरूर उस पर विरोध होता। परंतु कहीं ना कहीं देखिए, कुछ चीजों को एक गलत नैरेटिव फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम भी इस देश में किया गया है। जैसा कि देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि एक गारंटी कार्ड बांटा गया, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बहुत सख्त था कि गलत वादे या झूठे वादे न हो, इस पर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे। मैं इस चुनाव के बाद जरूर अपील करता हूं कि अगर इसके ऊपर कोई सख्त कानून जरूर बने कि लोगों को भ्रमित करके जो चीज संभव नहीं है कर पाना, या जो चीज उम्मीद से बहुत ज्यादा गलत जा रहा है, उसके ऊपर रोक लगाने का काम कहीं ना कहीं करना जरूरी है। थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए और इतनी सारी मुद्दों पे अपनी राय देने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे प्रवाह साक्षी न्यूज बंगाल से। मेरा नाम रिमझिम है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।